हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि बाइनोमियल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था अबाउट क्विक एनालिसिस एंड रिवीजन, सिमिलर टाइप का वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का हम करेंगे क्विक एनालिसिस प्रीवियस ईयर जेईई मेन का, कि किस किस टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को और रिफाइन कर सकते हैं। और फिर हम वहाँ पे देखेंगे चेकलिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो आपको डेफिनेटली रिवाइज करने हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्विक रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो ये वीडियो है इस बारे में। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो हैं 2013 से 2021, और इस पे जेईई एडवांस के मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने डाले हुए हैं, जिनको मैं आगे भी अपडेट करूंगा जेईई एडवांस जैसे इससे पास आएगा। इसके अलावा मैंने एक मैथ्स का क्रैश कोर्स भी डिजाइन किया है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, अलॉन्ग विद जेईई एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9461980369। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे जेईई मेन 2013 से 2021, टोटल 88 क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से, और टोटल मैंने 87 पेपर्स को एनालाइज किया है। वैसे 81 पेपर्स में मैंने कुछ बी आर्किटेक्चर के पेपर्स को भी इंक्लूड किया है अप टिल 2018 एंड 19। तो 87 पेपर्स में से 88 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के आने के चांसेस जेईई मेन में ये डेफिनेटली ज़्यादा ही है। अगर आप 2021 के पेपर्स देखेंगे तो 26 पेपर्स में से 20 क्वेश्चन आए हैं, जिसका भी ब्रेकडाउन मैंने दिया है। फेब्रवरी मार्च में 6 पेपर 6 क्वेश्चन, यहाँ पे भी मार्च में भी सेम है। बाद में 3 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिए इस बार सिर्फ 2 ही शिफ्ट है, तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन में से आएगा, जैसा कि स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट में जेईई मेन 2021 में हुआ था। और ये जो क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो 80 क्वेश्चंस तक अपडेटेड है। रिमेनिंग जुलाई अगस्त के मैं रिसेंटली थोड़े टाइम में अपडेट वहां पे कर दूंगा। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से जो फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशंस तो हमारी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, वहां एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक ब्रीफ एनालिसिस। अब मैं बताता हूं आपको टॉपिक्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आए। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस उनको इन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है: इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस फार्मूला, एंगल बिटवीन लाइंस, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज, पॉइंट एंड लाइन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसमें से अगर आप एनालिसिस में देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्राइंगल मेंशन होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन होगा, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इंसर्टर और सेंट्रॉइड वो मेंशन होगा, यूलर्स लाइन मेंशन होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है। तो देखिए 37 क्वेश्चंस उसी में से ही आए हैं, किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को यूज करके। और इक्वेशन ऑफ लाइन को उससे कंबाइन भी कर देते हैं, किसी में इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो फॉर्मूले हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे, जिसमें से कम कम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्या मिनिमम आपको रिविजन करना चाहिए फॉर्मूले का वो हम डिस्कस करेंगे। अब पहले मैं आपको इनमें जो सब टॉपिक्स जो हैं उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन अगर उसका मैं ब्रेक डाउन करूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, ऐसे क्वेश्चंस ABCD से रिलेटेड बनाए जाते हैं। 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, 2 लाइंस पैरेलल हैं, उससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होती है, एक पॉइंट से पास करने वाली, मीडियन से पास करने वाली, पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड करने वाली, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है, एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में तो जनरली क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको आइडिया दूंगा। इसमें से 3 और 2 क्वेश्चंस आए हैं। ये टाइप्स ऑफ लाइन से रिलेटेड एक्स्ट्रा थोड़ा और डिटेलिंग मैंने करी है। फिर लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कॉन्करेंट लाइन से रिलेटेड वो भी बताऊंगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट रिविजन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत जाइए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही कवर कर लीजिए, और उससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके अलावा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यही नोटिस किया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का भी जनरली जब क्वेश्चन आता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फैक्टराइजेबल होती है। फैक्टराइज होने की वजह से y = m1x, y = m2x 2 इक्वेशंस बन जाती है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट की वहां जरूरत भी नहीं पड़ती है, बिना उसके भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करना भी है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला कर लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सब टॉपिक में एनालिसिस है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं इसमें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो
उसके हिसाब से हम देखेंगे दोनों से 3-3 क्वेश्चंस आए हैं, 2021 में एक ही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस। तो एंगल बिटवीन लाइंस में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस या एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आया है, 2021 में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे कैसे हमें अप्लाई करना होता है क्विक रिवीजन में। फिर रिफ्लेक्शन मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन चीजों का होता है, एक पॉइंट का एक लाइन में होता है, एक लाइन का एक लाइन में होता है, और एक ज्योमेट्रिकल फिगर का एक लाइन के अंदर होता है। इसमें अगर देखेंगे तो मैंने इमेज ऑफ ए सर्कल जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका लाइन में बताया है, इमेज बताइए। और ऐसा क्वेश्चन अभी तक 2 बार आ चुका है बी आर्किटेक्चर में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अभी जेईई मेन के इंजीनियरिंग वाले पेपर में नहीं आया है। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसमें से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि किसी ना किसी ईयर के किसी ना किसी वहां पे पेपर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंजीनियरिंग वाले पेपर में भी आएगा, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मैंने ब्रेक डाउन किया है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो ट्रायंगल में पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यूलर्स लाइन। देखिए इसमें से टोटल 29 क्वेश्चंस आए हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है जो आपको ध्यान रखने हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको रिविजन में। फिर है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ऐसे 9 क्वेश्चंस आए हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स का ही सबसे ज्यादा वेटेज है 2021 में। अगर आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चंस इसी में से आए हैं आउट ऑफ 20। तो 50% से ज्यादा वेटेज ज्योमेट्रिकल फिगर्स में से ही पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ एनालिसिस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बेसिक फॉर्मूले। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता होता है, ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में। फिर आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, ये भी हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो इनका जनरली क्वेश्चंस में यूज आता है, डायरेक्ट इस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन आपको पता होगा, m/n हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, वैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में बच्चों को पता नहीं चलता कि सर आपको कैसे पता कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके डायग्राम बनाना है या हमें रफ डायग्राम बनाना है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि कैसे पता चलता है हमें। तो इसमें जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए हुए, अगर आपकी स्लोप की वैल्यू आ रही है y2 - y1 / x2 - x1, ये तो फॉर्मूला है। एक होता है थीटा की टर्म्स में, जिसमें स्लोप को tan थीटा लिखते हैं। इसमें थीटा जो होता है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन का एंगल होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जिसमें स्लोप की वैल्यू +-1, +-1/√3 और +-√3 आ जाती है। अब होता क्या है क्वेश्चंस में, ये स्लोप की वैल्यू आएगी नहीं, मतलब y2 - y1 / x2 - x1 में ऐसा आंसर जनरली नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई होगी, उससे आपको स्लोप लिखना होता है। वो भी आपको पता होगा बेसिक, तो y = mx + c में m होता है स्लोप। तो उस स्लोप को आपको हमेशा नोटिस करना है कि वो वैल्यू +-1, +-1/√3 और +-√3 है। अगर ऐसा है तो उसके केस में हम tan थीटा डिफाइन कर सकते हैं, एक बहुत ही फेवरेबल एंगल। जैसे tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा 45 हो जाएगा, -1 है स्लोप तो थीटा 180 - 45 हो जाएगा। तो वो एक फेवरेबल एंगल को डिफाइन करता है। 1/√3 के केस में 30 डिग्री होता है, √3 के केस में 60 डिग्री होता है। अब ये क्या क्वेश्चन में मैं जब तुम आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो आपको लग रहा है बहुत इजी है सर, तो बहुत इजी चीज बोल रहे हैं तो हम देख ही लेंगे, लेकिन यही चीज स्टूडेंट मिस करते हैं क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन में आपको नोटिस करना है कि वहां पे स्लोप, किसी भी लाइन की इक्वेशन दी हुई, सबसे पहले उसका स्लोप ही देखना है कि उससे tan थीटा फेवरेबल एंगल तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से तो हमेशा मोस्टली ज्योमेट्रिकल फिगर x एक्सिस y एक्सिस बना के ही जनरली आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंगल का डायरेक्टली यूज आएगा। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। वो तो आपको पता होगा 3 पॉइंट एक लाइन पे होते हैं तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। ऐसे केस में आप स्लोप AB = स्लोप BC = स्लोप AC कर सकते हैं, या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ डिटरमिनेंट में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 1, सेकंड पॉइंट x2 y2 1, थर्ड पॉइंट x3 y3 और 1। ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ दोनों, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसमें हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल पे 9 क्वेश्चंस आए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें से कोई वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे x1 नहीं पता, x2 नहीं पता या x1 y1 नहीं पता,
तो इसमें हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जो है उससे इक्वेट करना होता है जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। तो मॉड इक्वल टू एरिया अगर हमें दिया हुआ है, एरिया निकालना है तो जो आंसर आएगा उसका पॉजिटिव कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। एरिया दिया हुआ है तो इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे प्लस माइनस दैट वैल्यू। जैसे एरिया 35 दिया तो इस वैल्यू को प्लस माइनस 35 से इक्वेट करेंगे, सिर्फ प्लस 35 से नहीं। दो आंसर आएंगे, इसका ध्यान रखना है, यहां गलती एग्जाम में नहीं करनी है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब यहां पे हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं सेकंड है 2 पॉइंट्स के लिए। तो बेसिकली हम एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो जैसे पहला केस लिया है मैंने, 2 पॉइंट अपोजिट साइड हैं किसी भी लाइन के, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। ऐसे वाले क्वेश्चंस मोस्टली इनइक्वालिटी बेस्ड होते हैं कि जिसमें वहां पे किसी न किसी एक वेरिएबल में इनइक्वालिटी बनती है, उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो x1 y1 पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, और x2 y2 पॉइंट जो है वो लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, और उसका रेशियो होगा अपोजिट साइंस का, तो इसलिए रेशियो नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन होती है। सेम साइड पे होते हैं तो इनका रेशियो हम पॉजिटिव लिखते हैं। ऐसे हम ये कंडीशन लगाते हैं, और इस कंडीशन का यूज भी किया जाता है जब एरिया अंडर द कर्व आप चैप्टर पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, उसमें जो इनइक्वालिटी का डायग्राम बनाना होता है किसी लाइन का, उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस ही आए हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरली क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकता है, जो पॉइंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म्स में दे सकता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बन जाएगी, तो आपको वैसे वहां पे सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10th में भी आते थे कि ये जो लाइन है ये ए बी सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, k:1, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लीजिए लाइन के साथ में, x + by + c, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट भी आ जाएगा, फिर उससे आप रेशियो निकाल सकते हैं। या फिर k की वैल्यू डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला है माइनस टाइम्स ऑफ जो रेशियो हमने लिखा है वो। बस ध्यान ये रखना फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त ये जो x1 y1 है उसी की तरफ क्या है, रेशियो k है। तो न्यूमरेटर में x1 y1 है, यहाँ पे वहीं से रेशियो दिस इज टू दिस, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। दिस इज हाउ यू डिफाइन रेशियो, और नीचे आएगा फिर x2 y2। ये हमें बेसिक सी चीज ध्यान रखनी चाहिए। ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, 2 पॉइंट फॉर्म पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है। हमेशा ध्यान रखें किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कभी क्वेश्चन में पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट और 1 स्लोप। बेसिकली 2 कंडीशंस हमें चाहिए हुए होती है। पहली वाली जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई उससे स्लोप डिफाइन करने में। तो स्लोप मैंने आपको डिफाइन करके बताया +-√3 +-1/√3 +-1, उसका आपको ध्यान रखना है। स्लोप की वैल्यू अगर फेवरेबल आ रही है तो ज्योमेट्रिकल फिगर बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनाना चाहिए। बाकी आप कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किए होंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या है, बेसिकली हमने कंडीशन लगाई है पॉइंट x1 y, x1 y1, x2 y2 कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अभी मैंने बताया था कोलिनियरिटी की कंडीशन से। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन में ही लिखा होता है। क्वेश्चन में लिखा होगा इसका x इंटरसेप्ट ये है, इसका y इंटरसेप्ट ये है, ऐसे कंडीशंस दी हुई होती है। क्वेश्चन में इंटरसेप्ट लिखा है, इट्स बेटर टू मेक कोऑर्डिनेट एक्सिस, उससे रिलेटेड डायग्राम। यहाँ पे x/a + y/b = 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। इस x इंटरसेप्ट a का मतलब होता है लाइन के ऊपर एक पॉइंट है a, 0, y इंटरसेप्ट b का मतलब है लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0, b। इसका बेसिकली ये मतलब होता है। तो ये 2 पॉइंट a, 0, 0, b से पास करने वाली लाइन है। ध्यान रखेंगे इंटरसेप्ट हमेशा साइन के साथ होता है, इंटरसेप्ट कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जैसे किसी x इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड दे दिया 2, तो हम ये बोलेंगे लाइन जो है 2, 0 से भी पास कर सकती है, -2, 0, प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट दिया। अगर सिर्फ इंटरसेप्ट दिया कि इंटरसेप्ट -2 है, इसका मतलब x इंटरसेप्ट -2 मतलब पॉइंट है -2, 0 ऑन द लाइन। ऐसे हम वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन। अब बाकी जो फॉर्म्स हैं उसमें मैंने बताया y = mx + c से हम स्लोप निकालते हैं, जनरली वैसे ही उसका यूज आता है। सेकंड और थर्ड को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट क्वेश्चन में लिखा होता है। नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं, x cos α + y sin α = p। यहाँ पे जो अल्फा होता है वो किसका एंगल होता है, लाइन पे अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो है यहाँ पे p,
वो जो सेगमेंट आएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा होगा उसको अल्फा बेसिकली हम बोलते हैं। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अब ये इसकी हम इक्वेशन डिफाइन करते हैं। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी हुई होती है। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन जेईई मेन 2019 का। क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रेट लाइन एल एज ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट का अगर लाइन से डिस्टेंस है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। लाइन एल 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन है तो हम बनाएंगे लाइन एल 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से है 4, हम ये डायग्राम यहां पे बना लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे भी कट करेगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस को जहां कट करेगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डायग्राम हमारा बनना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, ये वाली जो है, इसका एंगल है 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 का स्लोप क्या है, -1 है उसका स्लोप। इट्स ए फेवरेबल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप -1 है। स्लोप -1 का मतलब क्या है, उसका हम tan थीटा से थीटा डिफाइन कर सकते हैं। मैंने भी बताया फेवरेबल एंगल, तो ये हिडन होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे इस परपेंडिकुलर का इस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और इस लाइन का एंगल हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो हम डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा से। tan थीटा इक्वल टू -1, ये हम बोल सकते हैं स्लोप -1 है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू -1 से स्लोप आएगा 135 डिग्री, तो यहाँ पे वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम ये 45 डिग्री नेगेटिव एक्सिस के साथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 135 है तो 180 में से 135 जाएगा तो बचेगा 45 डिग्री। उससे हमारा अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर का एंगल कितना है, 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से तो आएगा 75। तो आप डायरेक्टली x cos 75 प्लस y sin 75 इक्वल टू p इक्वल टू 4 कर देंगे, तो उससे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में ही हिंट होता है कब इसको यूज करना होता है। नॉर्मल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में हिंट होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ होगा, उसके केस में इसको जनरली यूज किया जाता है। इसमें अल्फा क्या होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, और कभी कभी इस 90 डिग्री ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस वाले ट्रायंगल में या इस वाले छोटे 90 डिग्री के ट्रायंगल में, ये ध्यान रखना है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस किस में भी बनाए जाते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट में भी बनाए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस की भी जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन में, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। उसको ऐसे लिखा जाता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, इसमें जो tan थीटा होता है उसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट की x1 y1 से पास करती है, ये थीटा है। अब ये r क्या रिप्रेजेंट करता है, कब यूज करना है इसको क्वेश्चन में ये बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट्स को वही होता है। यहाँ पे जो r है ये रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस t। तो इस फॉर्म को जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें इसी लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट लिखना होता है एक सिंगल वेरिएबल में, दैट इज थीटा की टर्म्स में। जनरली ऐसे ही इसको यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, लाइन x1 y1 से पास करती है, वो पॉइंट तो जनरली हमें दिया होता है। फिर बोलते हैं कि इस पॉइंट x1 y1 से डिस्टेंस d, वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि 3 यूनिट पे, 5 यूनिट पे, 6 यूनिट पे एक दूसरा पॉइंट है लाइन के ऊपर, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ऐसे केस में जो दूसरा पॉइंट है वो थीटा की टर्म्स में हम इससे लिख सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है जब भी आपको ये इक्वेशन या कंडीशन लगानी है पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि r की वैल्यू प्लस माइनस डिस्टेंस होती है। अगर जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं पॉइंट P राइट साइड में है पॉइंट A के ज्योमेट्रिकली, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो प्लस माइनस साइन लेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, दोनों में से एक ही आंसर वहां दिखेगा। एक इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा जेईई मेन का जो पहले क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे अगर राइट साइड का पॉइंट लिखना है तो r को लिखेंगे प्लस d, लेफ्ट साइड का पॉइंट लिखना है तो r को लिखेंगे माइनस d। तो बेसिकली क्या है, ये सिंपल ज्योमेट्री ही लगाई गई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर मेरे को राइट साइड का पॉइंट P लिखना है डिस्टेंस d पे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आएगा, दिस विल बी d cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा d sin थीटा। सिंपल मैंने ज्योमेट्री लगाई है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 प्लस d cos थीटा, y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस d sin थीटा। वही चीज यहाँ से लिखी है, r को अगर आप प्लस d लिख देंगे
लेफ्ट में जाना है तो आपने सिंपली वहां ज्योमेट्री लगा दी। तो दिस इज जस्ट बेसिक ज्योमेट्री। अब एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो इसमें लिखा है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 मीट्स द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम P। तो एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, एक लाइन पास करती है पॉइंट 1, 2 से और दूसरी लाइन को 3 यूनिट्स पे मिलती है, पॉइंट Q उसको मैं वहां बोल देता हूं। तो हमें स्लोप ऑफ दिस लाइन बताना है। स्लोप कौन सी लाइन का? ग्रीन लाइन का स्लोप बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन के ऊपर आप नोटिस करेंगे तो उसका स्लोप नहीं पता, उस पर पॉइंट पता है, लेकिन उस लाइन के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q जो और है डिफाइन किया है। तो वो जो पॉइंट Q है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से। लेकिन ज्योमेट्री के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 लाइन के ऊपर जो पॉइंट Q है वो ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो पॉइंट P उस लाइन के नीचे ही है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के देखेंगे तो ध्यान रखिए पॉइंट P उसके लेफ्ट साइड में है, Q राइट साइड में ही है। इसका मतलब ये लाइन इसके राइट साइड में है, ये यहाँ नहीं है। ये आपको ज्योमेट्रिकली डिटरमाइन करना जरूरी है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि इसके राइट में है पॉइंट Q, तो हम यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू d। अब जो d लिखेंगे वो 3 लिखेंगे प्लस 3 क्योंकि इसके राइट साइड में। तो ज्योमेट्रिकली आपको डिटरमाइन करना जरूरी है। उससे x और y कोऑर्डिनेट Q के आप लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 1 3 sin थीटा प्लस 2। और ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हम इसमें सेटिस्फाई करा देंगे और उसी से हम स्लोप थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा में इक्वेशन बनेगी जिसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा 16/9 और साइन 2 थीटा को आप टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा ही हमारा स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो ऐसे हम स्लोप ऑफ लाइन में इक्वेशन निकाल सकते हैं या स्लोप ऑफ लाइन हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ऐसे इसका यूज आ सकता है। तो इसको यूज करते हुए ध्यान रखिएगा एग्जाम में पॉइंट दिया हुआ लाइन पे उससे किसी डिस्टेंस डी पे कोई दूसरा पॉइंट हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरी लाइन पे लाई करती है, इस तरह से ऐसे केस में हम ये कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर मैं मॉड लगा देता हूं तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं। पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं इसका मतलब मैं थीटा एक्यूट एंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूं। लेकिन दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है। और अगर एंगल 0 होता है तो हम बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के केस में m1 इक्वल टू m2 होता है, परपेंडिकुलर लाइंस में m1 m2 माइनस 1 होता है। बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन में tan 90 आएगा, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। वो तभी नॉट डिफाइंड होगा जब ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो उसी को 0 करके हम ये कंडीशन निकालते हैं। इसमें पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन आते हैं तो स्लोप इक्वेट कर देते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के क्वेश्चन आते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 कर देते हैं। ऐसे कंडीशन लगाते हैं। और हम कंडीशंस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से कि एंगल बिटवीन दो लाइंस दिया हुआ होता है और आपको स्लोप एक ही लाइन का दिया हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना होता है। तो आप एंगल यहाँ पुट कर देते हैं, एक स्लोप की वैल्यू पुट कर देते हैं, दूसरे स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं तो उसमें प्लस माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं तो क्यों यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक नई लाइन बनाई गई है पुरानी वाली लाइन को रोटेट करके किसी एक एंगल से। तो पुरानी वाली लाइन को किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर आप रोटेट करेंगे, जैसे मैं इसके अबाउट रोटेट करूं तो एक नई लाइन बनेगी। सो दिस इज लाइक थीटा, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। पॉइंट तो वही है तो उसमें ये थीटा पता होगा, ये स्लोप आपको पता होगा क्योंकि पुरानी लाइन पता है। तो नई लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। ऐसे कंडीशन आ सकती है। सेम क्वेश्चन को ये वाले को सेम डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादातर, ये ध्यान रखेंगे, बट एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है तो भी क्या हो सकता है, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला वहां पे यूज आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है या एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बारी बारी रिपीट होती है, जिसको आप डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक लाइन है, एक पॉइंट x1 y1 से पास करती है और दूसरी लाइन के साथ उसका एंगल अल्फा है। इसको हम देखिए कैसे समझते हैं। तो एक दूसरी लाइन हमें गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमें पता है। और एक लाइन की हमें इक्वेशन डिफाइन करनी है जिसके बारे में गिवन है कि वो एक किस फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो फिक्स पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और वो जो लाइन है उसका एंगल दूसरी लाइन के साथ एंगल अल्फा है। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए ना, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m1 मान लीजिए, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू tan अल्फा। आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे मॉड से दो इक्वेशन बनेगी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस केस में आप डायरेक्ट उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया उसका स्लोप, और इसका स्लोप हम बोल सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा और tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा होगा। ऐसे दो लाइन्स ही वहां पे आएंगी, तो उसका स्लोप हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? tan थीटा रिप्रेजेंट करता है हमको। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस लाइन के स्लोप से, tan अल्फा हमें पता होगा क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा डिफाइंड होगा। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे आया? तो यही मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, ये वाली लाइन बनाई है, इसके साथ में दो लाइन है जिसका एंगल अल्फा है, एक ये वाली ग्रीन लाइन और एक ये वाली ग्रीन लाइन। नोटिस करिए इसका भी एंगल अल्फा है, इसका भी अल्फा है। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो थीटा एंगल है इस लाइन का विद एक्स एक्सिस, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो ग्रीन वाली लाइन का अगर आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस अल्फा, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। और यहां से देखेंगे ये थीटा है और ये अल्फा है, तो स्लोप आ जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ उसका वही स्लोप है। ऐसे ही मैंने लिखा था कि ग्रीन लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू tan ऑफ एंगल, एंगल कौन सा होगा, यहाँ थीटा माइनस अल्फा, यहाँ होगा थीटा प्लस अल्फा। ऐसे हम उसकी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम में काम में आता है। जैसे हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसी इलस्ट्रेशन से हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है 3, -2 से पास करती है, जिसका एंगल थीटा है दूसरी लाइन के साथ, तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। तो जिसकी इक्वेशन निकालनी है उस पर पॉइंट दिया हुआ है, उसका दूसरी लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे अल्फा कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता है 60 डिग्री। अब अगर आप दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए -√3 + √3 जैसा मैंने बताया, तो उससे स्लोप आ जाएगा 120 डिग्री। तो मुझे पता है tan ऑफ 120 + 60, tan ऑफ 120 - 60 इक्वल टू स्लोप। x1 y1 की जगह आप सिंपली 3, -2 पुट कर दीजिएगा। ऐसे वो डायरेक्ट इक्वेशंस आ जाएंगे, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्लोप दिया हुआ है, ऐसे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और अगर इसका एंगल जो है फेवरेबल एंगल नहीं होता, मतलब यहाँ तो क्या आ रहा था 120 डिग्री आ रहा है, अगर 120 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी होता है tan 60 प्लस अल्फा, tan 60 प्लस थीटा लिख लेते हैं। तो tan 60 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 60 tan थीटा, और tan थीटा की इस लाइन से जो भी वैल्यू होती है हम वहां पे पुट कर दे। ऐसे भी हम उसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस डिफाइन करने का। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो लाइन दी है, पॉइंट दी है, डिस्टेंस लिखते हैं, पॉइंट लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, x1 y1 यहाँ पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में आता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस y², ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c1 - c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब पैरेलल लाइंस में हमेशा ध्यान रखना है x y का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सेम नहीं बनाते हैं। तो कभी भी अगर आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो नहीं लिखेगा पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल का ही बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, उसके इसमें वो लाइंस पैरेलल ही होंगी, क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस जब भी लिखना है एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम बनाइए, और जो कांस्टेंट टर्म है या तो इक्वल टू के दोनों लेफ्ट में लिखिए या दोनों इक्वल टू के राइट में। ये गलती मत करिएगा कि एक राइट में और एक लेफ्ट में कैलकुलेशन करके गलत आंसर आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं। तो ये बेसिक डिस्टेंस के दो क्वेश्चंस हो गए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं डिस्कस कर लेता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे होता है, देखिए कि एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के, आपको एक और लाइन दे देंगे जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस तरह का क्वेश्चन ये IIT के पेपर में भी आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन JEE मेन में भी आया हुआ है 1 या 2 बार, तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो अब ये वाली जो लाइन है ये इन पैरेलल लाइंस को A और B पे इंटरसेक्ट करती है, और ये वाली जो लाइन है इसके बारे में दिया हुआ भी होगा, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है। जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिखा है तो ओरिजिन से पास करती है, हो सकता है किसी तीसरे पॉइंट से पास करे। तो आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई होंगी, उसकी इक्वेशन पता होगी। तीसरी लाइन के बारे में दिया होगा किसी एक पॉइंट से वो पास करती है, वो पॉइंट आपको दिया हुआ होगा। फिर अब बोलेगा कि ये इस लाइन जो है A और B पे जो पैरेलल लाइन से उसको कट करती है, तो आपको डिफाइन करना होगा OA अपॉन OB, ये रेशियो कितना होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि देखिए इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसका स्लोप नहीं पता, सिर्फ पॉइंट ही तो पता है, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये पॉइंट आएगा स्लोप फॉर्म में, ये पॉइंट आएगा स्लोप फॉर्म में,
फिर आप रेशियो निकालेंगे, इट बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें ज्योमेट्री का हम कैसे यूज करते हैं, जब भी पैरेलल लाइंस हैं और एक पॉइंट है तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दी हुई है, हमेशा 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 कैसे कि अप्लाई करते हैं, लाइन और पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आप निकालने का सोच सकते हैं। कैसे पता लगता है, यहां रेशियो निकालना है, रेशियो भी डिस्टेंस का ही है। डिस्टेंस की जब भी बात होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं अगर पॉइंट और एक लाइन दिया हुआ है। अगर आपको सपोज किसी ट्रायंगल में एक लाइन दी हुई है और उसके अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पॉइंट का लाइन से निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है, हमेशा सोचिए क्या पता उसका यूज आ सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये चीजें पकड़नी पड़ती है, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा आपको और क्लियर होगा। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूं। फिर मुझे दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं OA अपॉन OB कितना होगा, OP अपॉन OQ के बराबर होगा। और OP और OQ निकालना इट्स वेरी इजी, रेशियो डिस्टेंस। सेम टाइप के क्वेश्चन जो है ये वाले कॉन्सेप्ट पे 3D ज्योमेट्री में भी बनाया जाता है। वहां पे ये दो लाइंस नहीं दी हुई होती, वहां पे ये दो प्लेन्स दिए हुए होते हैं। एक प्लेन दिया होता है और तीसरी एक लाइन है जिससे पास कर रही है। फिर आपको बोलेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भी सेम ही चीज है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, उसमें भी ऐसा ही ट्रायंगल बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, इसी का एप्लीकेशन है। इसी से हमने ये सीखा कभी भी एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऐसा डायग्राम है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ इन किया है लाइन पे तो उसको बोला है Q, और रिफ्लेक्शन पॉइंट बोला है हमने R। ये दो पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं, Q को लिखा है H, के, R को लिखा है U, B। आप कैसे लिख सकते हैं, बिना फॉर्मूले के और फॉर्मूले के, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बिना फॉर्मूले के लिखना है तो ध्यान रखिए ये जो P और R का मिड पॉइंट है वो पॉइंट Q होगा। एक कंडीशन हम ये लिखते हैं, तो सपोज आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसके लिए आप क्या कंडीशन लिखेंगे, इसको मान लेंगे H, के। फिर जब भी परपेंडिकुलर है लाइंस के बीच का एंगल कभी भी आ गया स्ट्रेट लाइन में स्लोप्स का यूज करना पड़ेगा, तो इसका स्लोप और इस PQ का स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे -1। तो H और K में एक इक्वेशन बनेगी वहां से। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे लाई करता है तो H और K इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन वहां से बन जाएगी और दोनों को सॉल्व करके आप H और K निकाल सकते हैं, दैट इज पॉइंट Q। पॉइंट Q निकल गया तो आप पॉइंट R निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है P और R का मिड पॉइंट है, तो उससे जब ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट आसानी से आप R निकाल सकते हैं। तो ये तो है बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं, वहां क्या मिस्टेक नहीं करनी है मैं आपको बताता हूं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको ध्यान रखते हैं। अब इसमें ध्यान रखना ये जो पार्ट लिखा हुआ है H - x1 K - y1, इसको रिवर्स नहीं लिखना है, x1 - h y1 - k, ऐसे नहीं लिखना है, इसको H - x1 और K - y1 ऐसे ही लिखना है। तो ये कैसे लिखा जाता है, इस वाले पार्ट को अगर हम समझेंगे तो ये बेसिकली देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो इसका स्लोप है -a/b, यही है इसका स्लोप। तो आप बोलिए इस लाइन का स्लोप कितना होगा, क्योंकि m1 m2 -1 है तो हम इसका स्लोप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू b/, यही हो गया। अब आप स्लोप लिखिए H, K और x1, y1 से, तो आएगा K - y1 अपॉन H - x1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज b/। अब b यहाँ ले जाइए और H - x1 यहाँ ले जाइए तो ये क्या आएगा, K - y1/b इज इक्वल टू H - x1/a, यही आएगी इक्वेशन। और यही चीज यहाँ लिखी हुई है, सेम चीज हम पॉइंट Q के लिए लिखते हैं और पॉइंट R के लिए भी वही लिखेंगे क्योंकि उसका भी स्लोप वही आएगा। तो उसमें क्या होगा, U - x1/a, V - y1/b। तो आगे वाला पार्ट में ये ध्यान रखता हूँ, बेसिकली स्लोप ही लिखा गया है और उसी को यहाँ पे इसके स्लोप से इक्वेट किया गया है। राइट साइड में क्या वैल्यू आती है, राइट साइड में ये पॉइंट हमने सेटिस्फाई किया है x1 y1 लाइन की इक्वेशन में, और जब हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन लिखते हैं तो उसमें √a² + b² आता है नीचे, इसमें अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ये वही सेटिस्फाई किया है, सिर्फ ये वही सेटिस्फाई किया गया है। तो ये राइट साइड का हम ऐसे ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -2 क्यों है, ये है इमेज, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस हो गया डबल, तो ये 2 हम ऐसे ध्यान रखते हैं कि दूर वाला जो है वो 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 आएगा। और नेगेटिव साइन आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं
यहाँ पे लिख लेते हैं x1 माइनस एच बाय ए, y1 माइनस के बाय बी, ऐसे लिख लेंगे अगर यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर स्लोप तो वही रहने वाला है, लेकिन फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, ध्यान रखिए उसके केस में यहाँ प्लस आ जाएगा। तो एक चीज फिक्स रखिए, जो पॉइंट निकालना है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे लिखना है तो यहाँ माइनस आएगा, ऐसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। इस तरह से आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। इसके अलावा इसका क्या एप्लीकेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक क्वेश्चन आया जेईई मेन बी आर्क में, इस तरह का क्वेश्चन 2 बार आ चुका कि इस सर्कल की मिरर इमेज निकालनी है लाइन में। तो अभी भी हम पॉइंट की ही मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। सर्कल जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी मिरर इमेज क्या होगी, डेफिनेटली सर्कल ही होगी, ये हमें पता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सर्कल की रेडियस जो होगी और जो मिरर इमेज के सर्कल की रेडियस सेम होगी। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया ये यही है कि आप क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर का मिरर इमेज निकाल लेंगे लाइन पे। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बाकी मैंने बताया इसका जो मिड पॉइंट है लाइन सेटिस्फाई करेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, वैसे भी निकाल सकते हैं। फिर जैसे ही आपको दूसरे वाले सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, मिरर इमेज वाले का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये उसका एप्लीकेशन है जो जेईई मेन बी आर्क टीचर में 2-3 बार आया है और ये जेईई मेन के इंजीनियरिंग के पेपर में भी आ सकता है। ये सिंपल एप्लीकेशन है पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन ए लाइन। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं लाइन का रिफ्लेक्शन इन ए लाइन, तो वैसे वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रे ऑफ इंसिडेंट इज अलोंग द लाइन which meets another line 7x minus y plus 1 equal to 0 at the point 0, 1। तो एक इंसिडेंट लाइन है, एक दूसरी लाइन जो है इसको यहाँ पे 0, 1 पे मीट करती है। अब जब मीट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और जहां भी रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए दिया हुआ है y plus 2x equal to 1। तो हमें इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन इन ए लाइन। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट इन ए लाइन, लाइन इन ए लाइन, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन इन ए लाइन होता है, तो ये हमारा मिरर है, हम कंडीशन लगाते हैं कि इसका स्लोप इंसिडेंट का हम m मान लेते हैं, क्योंकि इसी की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट तो इस पे हमें पता है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। स्लोप कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे इसकी ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये नॉर्मल है, इस पे अगर रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे होगी तो नॉर्मल के साथ एंगल सेम होगा। और नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, जो यहाँ पे मिरर के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये कंडीशन लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है, देखिए इस लाइन का स्लोप पता है 1/7, इसका लाइन का स्लोप पता है 7, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/7। तो अगर लाइन का लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है तो एंगल बिटवीन लाइंस का ही फॉर्मूला यूज आएगा। जैसे आप नोटिस करिए, इसका स्लोप -1/7 है, इसका -2 है, इसका स्लोप निकालना, तो कंडीशन लगाएंगे इसका और इसके बीच में जो एंगल है और इसके बीच में जो एंगल है वो सेम होगा। इंसिडेंट नॉर्मल के बीच का एंगल, नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल सेम होगा, सिर्फ tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 upon 1 + m1 m2 दोनों जगह से इक्वेट कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो उससे आपकी m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे आपको सॉल्व करना है। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक m की वैल्यू -2 ही आएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका इसके साथ एंगल सेम ही है, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है m = -2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज द 7th पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 2 लाइंस। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, आज तक तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं। सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसमें एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे लाइन 1 लाइन 2 मैंने 2 लाइन बनाई है, इसके 2 बाइसेक्टर होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कंडीशन होती है इस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका दोनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो हम यही कंडीशन लगाते हैं, उससे हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं। जो x, y है उसका डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से और सेकेंड लाइन से इक्वल किया, तो एक बार प्लस से ओपन करेंगे और एक बार माइनस से, ऐसे ओपन किया जाता है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपको एग्जाम में निकालना है, क्वेश्चन में दे दी 2 लाइंस, बताओ इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को रीराइट करेंगे ऐसे। अब दोनों इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लेफ्ट में है c, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, c1 c2 दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इज व्हाट विल हैव टू डू। तो अगर आपको सपोज इक्वेशन दी हुई है 2x + 2x - y - 3 = 0 एक लाइन की, तो इसका कांस्टेंट पॉजिटिव बनाएंगे 0 के लेफ्ट साइड में जहां पे x और y है। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे -2x + y + 3 = 0। ऐसे आपको इसको c को पॉजिटिव बनाना है। ऐसी दूसरी इक्वेशन उसको पॉजिटिव बना लेंगे और पॉजिटिव बनाने के बाद में आप ये इवैल्यूएट करेंगे a1 a2 + b1 b2, ये वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है।
फिर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है या ये वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है, तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका एक ही एंगल बाइसेक्टर होगा जो 45 डिग्री पे डिवाइड करेगा। तो दोनों से एक ही इक्वेशन आएगी, प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है कांस्टेंट सी को पॉजिटिव बनाने के बाद में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन लेंगे उससे आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा एक्यूट, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा एक्यूट। तो जस्ट अपोजिट साइन हो गया तो यहाँ पे एक्यूट आएगा, सेम साइन हो गया तो ऑब्ट्यूज आएगा। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी इस पे एज ए मेरे हिसाब से कोई ज्यादा क्वेश्चन मैंने तो देखे भी नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा जेईई मेन में आया हो जिसमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अलग से पूछा गया हो। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। थ्री लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करती है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। उसकी कंडीशन होती है जैसे ये लाइन ये लाइन ये लाइन कॉन्करेंट है तो इसमें x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट बनाते हैं तो वो डिटरमिनेंट होता है 0। हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। तो ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं जिसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज आ सकता है, डिटरमिनेंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो यूज आ सकते हैं क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट बन रहा है। अब थ्री लाइंस इस तरह से भी दी हुई हो सकती है आपको इक्वेशन कि इसका स्केलर मल्टीपल, इसका स्केलर मल्टीपल, इसका स्केलर मल्टीपल प्लस 0। इसका भी मतलब क्या होता है, ये तीन लाइंस L1 L2 L3 कॉन्करेंट ही है। सो दिस इज अनदर वे टू राइट दिस टाइप ऑफ कंडीशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो कंडीशन यही है, तीनों लाइंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये है कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस की कंडीशन। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट या ऑप्शन में लिखा हुआ है लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक कंडीशन आपको इसके कोफिशिएंट से रिलेटेड दी हुई होगी ए बी और सी में, जैसे लिखा हुआ है ए बी सी आर इन एपी। तो लाइन के साथ जो एपी में कंडीशन लिखी हुई होगी उस बी में क्या होगी, लीनियर इक्वेशन ही होगी, हमेशा ध्यान रखिए। वो एपी में हो सकता है, कोई और रिलेशन दे सकता है, कैसे भी बना सकता है। तो वो जो आपकी इक्वेशन है उसको भी आपको ऐसे रीअरेंज करके लिखना है कि ए के नीचे ए, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी लिखना है। फिर आपको बताना है कि ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ऑप्शन में दिया होगा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। ऐसे काफी कॉमन क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। तो उसके केस में आप क्या बोल सकते हैं, x = 1 y = -2 इससे पास करेगी, क्योंकि नोटिस करिए 1 और -2 पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। अगर यहाँ पे ये 2a माइनस b + 2c लिखा होता तो कैसे कंपेयर करते, तो अब आप बोलते सर x की जगह 2, y की जगह -1 लेकिन c की जगह 2c, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहले c का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि x और y तब आप बोल सकते हैं कौन से पॉइंट से करेगी पास। तो बस बेसिकली इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 9। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया क्या होता है। ट्राइंगल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और इनसेंटर। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आप ध्यान रखते हैं दैट इज x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये आपको पता होगा, ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो जो भी ट्राइंगल होता है उसमें जहां मीडियन इंटरसेक्ट करती है, मीडियन मतलब अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करने वाली लाइन, ये जो होती है ये वर्टेक्स से ही पास करती है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका तो हम कोऑर्डिनेट ही डायरेक्टली ध्यान रखते हैं अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो इसी का एक फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा ऑर्थोसेंटर जब भी आएगा वो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ऑल्टीट्यूड्स में आप ध्यान रखेंगे, ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास करती है, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये निकालेंगे और ये लाइन निकालेंगे। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थोसेंटर निकालो, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है। साइड्स की इक्वेशन दी हुई होती है, उससे आप ये लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, स्लोप हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर m1 m2 -1, वर्टेक्स से पास करती है तो इसकी इक्वेशन आ जाती है, ऐसे इसकी इक्वेशन, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। सर्कमसेंटर होता है अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। तो सर्कमसेंटर अगर हम बोलते हैं तो एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें यहाँ पे अगर ये सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करेगा तो उसका सेंटर होता है, और ये होता है अपोजिट साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये जो है लाइन ये यहां से पास नहीं करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वर्टेक्स से पास नहीं करेगी। तो इसके केस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है इसके, तो स्लोप तो आ जाएगा इसका m1 m2 -1 से, और ये जो पॉइंट है आप निकालेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट, वहां से ये पास करेगी, वर्टेक्स से पास नहीं करती। ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो यहां से ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी।
लास्ट है इन सेंटर। इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है, लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इंटरनल एंगल इज बाइसेक्टर। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूं। सर्कम सेंटर और इन सेंटर से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल काफी कॉमन है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल दे देते हैं, हो सकता है वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ दे दें या सिंपल 90 डिग्री का ट्रायंगल दे देंगे। ये है उसके अंदर का सर्कल, दैट इज द इन सर्कल, और एक होता है इसके बाहर का सर्कल जो आप बना सकते हैं जिसको बोलेंगे आप सर्कम सर्कल। ये काफी कॉमन डायग्राम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्कल चैप्टर में भी पूछे जाते हैं और स्ट्रेट लाइंस में भी हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में पूछा गया है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो 90 डिग्री के ट्रायंगल से रिलेटेड ध्यान रखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको कैसे भी ये साइड्स की लेंथ पता होती है, जैसे ए बी सी आपको पता है और इसके वर्टिसेस पता है। तो इन सेंटर का तो एक फॉर्मूला भी होता है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ay1 प्लस by2 प्लस cy3/3 बाय a प्लस b प्लस c, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे हम लिखते हैं उसका x और y कोऑर्डिनेट। तो इसमें x1 y1 ये पॉइंट है, तो इसके अपोजिट साइड को हमने बोला है, सॉरी ये मैंने बोला x1 y1, तो इसके अपोजिट साइड को a बोला जाता है, इसको x2 y2 बोला, इसको x3 y3 बोला, तो इसके अपोजिट साइड को c, और x2 y2 के अपोजिट साइड को b बोलते हैं। ऐसे ये डिफाइंड होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। और 90 डिग्री के ट्रायंगल में एक मजेदार चीज क्या होती है, ये जो ट्रायंगल है ये आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, जहाँ आप टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे ये जो सर्कल है इसमें ये क्या बनता है, एक यहाँ पे जो फिगर बनता है दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ पे ये भी आर है ये भी आर है, तो ये एक स्क्वायर बनता है। तो इन रेडियस ये आर है ये आर है, ये 2 माइनस आर हो जाएगी कि टोटल लेंथ 2 है में दी हुई, ये भी 2 माइनस आर हो जाएगी, जैसे भी लेंथ दी हुई आप वो डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है इसकी लेंथ आपको पता है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये वाली लेंथ अगर 2 माइनस आर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 2 माइनस आर होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी तरह से हम बोलते हैं कि ये लेंथ 2 माइनस आर है, जो भी लेंथ है उससे डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे ये लेंथ डिफाइन कर सकते हैं 2 माइनस आर। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकालते हैं 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर इक्वल टू 2√2, ऐसे भी आर निकाला जाता है। तो इस ट्रायंगल को दो तरह से यूज किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो मैंने बताया डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक आप इस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल की कंडीशन से यूज करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं। और इन सेंटर जो होता है उसका कोऑर्डिनेट r, r ही होता है, तो वैसे उसका कोऑर्डिनेट निकल जाता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे सर्कम सेंटर की मैं बात कर रहा था, तो सर्कम सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री के ट्रायंगल में, तो 90 डिग्री के ट्रायंगल में नोटिस करेंगे ये है सर्कम सर्कल। तो यहाँ पे ये जो है ये डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल है, दिस इज द डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि नोटिस करिए 90 डिग्री, तो ये डायमीटर होगी क्योंकि डायमीटर का ही यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो जो हाइपोटेनियस होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है वही सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, ये ध्यान रखना है। और हाइपोटेनियस की लेंथ का अगर आप हाफ कर देंगे तो वो उसकी रेडियस होती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है उसके केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट ही होता है, क्योंकि ये भी ऑल्टीट्यूड है ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। ये हो गया 90 डिग्री का एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में मैंने बता दिया, ऑर्थो सेंटर जो होता है राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे चारों पॉइंट सेम होते हैं, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। तो कोई भी पॉइंट निकालने के लिए बोला है तो आप कोई सा भी एक निकाल लीजिए। सेंट्रोइड सबसे इजी होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाया करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर ये एक ही लाइन पे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके आप कंडीशन लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये तीनों पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। इन सेंटर जो होता है आइसोसेलेस में वो भी उसी लाइन पे होता है, जिसको हम यूलर्स लाइन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली, अभी यूलर्स लाइन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक कंडीशन है, इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कितने पॉइंट अंदर हैं कितने पॉइंट बाहर हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, और सेंट्रोइड को वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं, तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है।
मीडियन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें 0.3 और 0.4 मेंशन किया है। तो मीडियन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा, ये हमारा मीडियन हमने इंटरसेक्ट करवा दिया। तो अब यहाँ पे ये है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड में हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी ट्राइंगल हैं छोटू, इन सब का एरिया इक्वल होता है। ये जो 6 ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो बने 3 ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये तीनों एरिया इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड है। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड ध्यान रखने वाली। नेक्स्ट है यहाँ पे यूलर्स लाइन, जो मैं बता रहा था कि सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर हमेशा एक ही लाइन पे यहाँ लाई करते हैं। इसका यूज कैसे आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रेशियो होता है OGH का, दैट इज 1:2 रेशियो होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो G जो पॉइंट है वो आपको हमेशा पता होता है, जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में से एक पॉइंट आपको दिया हुआ और होता है क्वेश्चन में। तो सेंट्रॉइड हो सकता है नहीं दिया हो सकता है आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दे, तो उससे आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। जब भी वर्टिसेस पता है सेंट्रॉइड तो अपन निकाल ही सकते हैं, इट्स इजी टू फाइंड। तो सेंट्रॉइड अगर आ जाएगा और इन दोनों में से एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो चाहता है यूलर्स लाइन का यूज करो। जैसे देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसमें ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दे दी। जब भी इन तीनों में से 2 पॉइंट दे देगा, तीसरा पॉइंट हमेशा यूलर्स लाइन से ही आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में स्ट्रेट लाइंस में भी बनाए जाते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट में भी बनाए जाते हैं, इसमें लोकस से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो इसमें देखिए ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है। और बोला है सी सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, सरकम सेंटर हम यहाँ पे निकाल लेंगे कैसे, 1:2 रेशियो है, इससे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर बोला है रेडियस ऑफ सर्कल होना चाहिए AC, तो ए पॉइंट पता है, सी हमने निकाल ही लिया, तो रेडियस भी पता लग जाएगा और सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो ऐसे हम यहाँ पे वो सॉल्व कर सकते हैं, या रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे यूलर्स लाइन का यूज कैसे आता है, 3 में से 2 पॉइंट दिए होंगे इन तीनों में से, और तीसरा पॉइंट हम जनरली निकालते हैं। ऐसे यूलर्स लाइन का यूज आता है। तो ये हो गया ट्राइंगल से रिलेटेड पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो हो गए। क्या बेसिक कंडीशन है, 90 डिग्री का ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, यूलर्स लाइन हो गया। दिस इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। लास्ट अब फिगर बच जाता है, दैट इज हम बोलते हैं 4 साइडेड फिगर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें पैरेललोग्राम मेंशन किया हुआ है, तो कौन कौन सी कंडीशन आपको हमेशा अप्लाई करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन यूज आती ही है, ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन जैसे दिखता है पैरेललोग्राम का, आपको हमेशा अपोजिट साइड पैरेलल को देखना है, कंडीशन अप्लाई करने का सोचना है। दूसरी कंडीशन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है और जो दूसरी डायगोनल का मिड पॉइंट है वो दोनों क्या है, सेम है। हम ये कंडीशन लगाते हैं, BD का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है सेम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं कि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट भूल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंसेस के जो वैल्यूज हैं, जैसे अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल कभी यूज नहीं आएगा। अब आगे आपके क्यों नहीं यूज आएगा, क्योंकि लेंथ की बात होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, मोस्टली सेक्शन फॉर्मूला ही यूज किया जाता है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड कंडीशन यूज आती है। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, साइड पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल करना, ये चीजें यूज में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अपोजिट एंगल इक्वल का इतना यूज मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैंने इसको स्टार किया है। तो जैसे ही आपको पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिखता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायगोनल्स का बाइसेक्ट पॉइंट, अपोजिट साइड पैरेलल, इसके बारे में आपको हमेशा सोचना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे आप इससे सॉल्व भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, ये हमें पता है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल का यूज आ सकता है, लेकिन इसमें पैरेलल से ज्यादा किसका यूज आता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो M1 M2 -1 का इसमें ज्यादा यूज आता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो यूज आएगा ही आएगा, तो अपोजिट साइड पैरेलल की जगह सारे एंगल 90 डिग्री, इस तरह से M1 M2 -1 का यूज करके जनरली क्वेश्चन में यूज आता है और सॉल्व होता है। तो उसके केस में क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला और M1 M2 -1। अगर क्वेश्चन में रोम्बस दिया हुआ है तो इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन देखो मैंने उसको स्टार नहीं किया क्योंकि लेंथ की बात आ गई, लेंथ का यूज नहीं आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करने पे। इसमें यूज आता है डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आएगा ही, जैसा इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, सब में आएगा। इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो इसमें डायगोनल्स के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आएगा -1, तो ये कंडीशन हम वहां पे लगाएंगे। इसमें साइड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, वो कंडीशन लगाएंगे।
और स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो उसमें साइड्स का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, डायगोनल्स के प्रोडक्ट का स्लोप -1, दोनों चीजें होंगी और डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगी ये कंडीशन। तो यही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ध्यान रखिए, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा प्रीवियस ईयर और ध्यान रखिए यही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का क्विक रिवीजन हो गया। अब मैंने इसमें फैमिली ऑफ लाइंस इंक्लूड नहीं किया, फैमिली ऑफ लाइंस कहीं भी यूज नहीं आता, बिना उसके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इतना ज्यादा डिटेल में फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर फोकस मत करिए, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया मोस्ट ऑफ यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूज आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं, ताकि ये वीडियो प्रमोट हो सके, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं जो काम मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।